हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 17 मई के करंट अफेयर्स। तो आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है क्योंकि न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा थी और इम्पॉर्टेंट भी थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा मुझे कि किसी न्यूज़ को मैं एलिमिनेट कर दूं या हटा दूं। पर फिर भी मैंने 2-4 न्यूज़ ऐसी थी जिनको हटा दिया है। उसके बाद भी आज का सेशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, तो आराम से एकदम कॉफ़ी साथ में रख के, चाय साथ में रख के, ब्रेकफास्ट को साथ में रख के एकदम एंजॉय करते हुए पूरा सेशन आपको लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मिलेगा जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप लोगों की तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर हेडलाइंस भी लास्ट में इंक्लूड कर दी जाती हैं, जिससे आप आसानी से पूरे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकें और बहुत ही शानदार तरीके से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा अगर क्लास की पीडीएफ आपको लेनी है तो कंप्लीट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो परचम क्लासेस टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। और जिन भी स्टूडेंट्स को नहीं पता है तो मैं बता दूँ, डेली 7 AM हमारा करंट अफेयर्स यहाँ पर आता है और सेशन पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। और आपने कोई भी एग्ज़ाम अगर रिसेंटली अभी दिया हो और कोई बेनिफिट आपको मिला हो, फ़ायदा मिला हो इन करंट अफेयर्स से, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में इस बात को भी ज़रूर मेंशन करें। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं 17 मई के करंट अफेयर्स। सबसे पहले बात करते हैं दो इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में। तो 17 मई को हम दो इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। ठीक है, ITU के द्वारा ये दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे हर साल हम 17 मई को सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल जो थीम है वो देखेंगे, एम्पावरिंग द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को यहाँ पर एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, किससे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। ये इस साल की यहाँ पर थीम है। 17 मई को एक और दिन मनाया जा रहा है, वो है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। तो आजकल आप देखेंगे हर एक दूसरे व्यक्ति को हाइपरटेंशन है। बहुत ज़्यादा लोग आजकल स्ट्रेस लेने लगे हैं, टेंशन लेने लगे हैं, इसलिए हार्ट अटैक के मामले भी कितने ज़्यादा सामने आते हैं, राइट। सो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई 2023 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। क्योंकि आपको पता है जब हाइपरटेंशन होता है तो बीपी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। ये इस दिन की थीम है। ठीक है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की शुरुआत की गई है। तो आज हमने ये दोनों इंपॉर्टेंट डे देखे। अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति के बारे में। तो अगली जो स्लाइड आ रही है आपके सामने, वो क्वेश्चन किसी सेट में छपा हुआ है। क्योंकि आप यकीन माने या ना माने, या जो बच्चों का एक्सपीरियंस रहा है आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर मैंने बोला है कि ये क्वेश्चन किसी सेट में छपा हुआ है तो वो डेफिनेटली किसी ना किसी सेट में आपको डेफिनेटली वो दिखने वाला है। हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के नए चेयरमैन के बारे में। रिसेंटली यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको अपॉइंटमेंट करने का काम कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूपीएससी के चेयरमैन और यूपीएससी के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। इनका जो टेन्योर होता है वो 6 ईयर या फिर 65 ईयर्स का होता है। ठीक है, 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो जाए, इनका टेन्योर होता है। ठीक है, तो यूपीएससी के नए चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं किसे? मनोज सोनी को। मनोज सोनी यूपीएससी के नए चेयरमैन होंगे। आप अगर आर्टिकल नंबर 315 में जाएंगे तो आपको यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आइए अब आगे की बात हम करते हैं। तो मनोज सोनी जी को यहाँ पे ओथ दिलाई गई है, शपथ ग्रहण कराया गया है एज अ यूपीएससी चेयरमैन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं और इनको ओथ दिलाने का काम किसने किया है? इनको ओथ दिलाने का काम समिता नागराज ने किया, जो कि एक सीनियर मेंबर है कमीशन की। अब मनोज सोनी जो है वो कमीशन के मेंबर 2017 से थे। 2017 में इन्होंने यूपीएससी ज्वाइन किया था एज अ मेंबर। तो कमीशन के मेंबर वो 2017 से हैं और यहाँ पे इन्होंने एज अ एक्टिंग चेयरमैन आप बोल सकते हैं, मतलब चेयरमैन की ड्यूटीज़ ये संभाल रहे थे सिंस अप्रैल 5, 2022। ठीक है, तो अप्रैल 5, 2022 से एज अ एक्टिंग चेयरमैन आप बोल सकती दीजिए, या फिर आप बोल दीजिए कि चेयरमैन की ड्यूटीज़ को संभालने का काम मनोज सोनी कर रहे थे। इसके अलावा ही सर्व एज अ वाइस चांसलर एट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात एंड महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। इन दो यूनिवर्सिटी में इन्होंने एज अ वाइस चांसलर भी काम किया है। तो मनोज सोनी जी का नाम आपको याद रखना है। ओके,
नेक्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर। ये तेलंगाना से बिलोंग करते हैं और तेलंगाना राज्य के 6 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। अगर पूरे ओवरऑल देखते हैं तो 82 नंबर के ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तेलंगाना के प्रणीत बुपाला बिकम 82nd ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो 82वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं तेलंगाना के प्रणीत बुपाला। इन्होंने रिसेंटली जो फिडे रेटिंग पॉइंट्स होते हैं 2500 वो अचीव करे हैं ड्यूरिंग द बाकू ओपन टूर्नामेंट, और ये 6वें नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं तेलंगाना राज्य से। ओके, नेक्स्ट पर्सन है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, इनका नाम भी आपको याद रखना है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रवनीत कौर को सीसीआई का चेयरमैन अपॉइंट किया है। सीसीआई मतलब क्या होता है? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होता है, ठीक है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब बना था? तो 14 अक्टूबर को 2003 में सीसीआई का फॉर्मेशन हुआ था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आईपीएस ऑफिसर रवनीत कौर को सीसीआई का चेयरमैन बनाया गया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, या फिर जब तक उनकी उम्र 65 ईयर्स की नहीं हो जाती, या फिर फर्दर ऑर्डर तक। इन्होंने रिप्लेस किया है संगीता वर्मा को। संगीता वर्मा जो कि एज अ एक्टिंग चेयरमैन काम कर रही थी सिंस अक्टूबर 2022 सीसीआई की। अगर फुल टाइम चेयरमैन के बारे में बात करें तो लास्ट जो फुल टाइम चेयरमैन थे सीसीआई के वो अशोक कुमार गुप्ता थे, और अशोक गुप्ता जी जब रिटायर हुए थे तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति फुल टाइम चेयरमैन नहीं था। यहाँ पे संगीता वर्मा एक्टिंग चेयरमैन थी, और फाइनली रवनीत कौर को यहाँ पे चेयरमैन अपॉइंट किया गया है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का। अगर मैं इसकी सैलरी के बारे में बात करूँ कि सीसीआई के जो चेयरमैन होते हैं उनकी सैलरी क्या होती है, तो देखिएगा बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, 4,50,000 पर मंथ यहाँ पे इनको सैलरी दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अगले पर्सन है यहाँ पर जिनका नाम है पसांग दावा शेरपा। नेपाली शेरपा है ये। नेपाली शेरपा बिकम वर्ल्ड सेकेंड पर्सन टू स्केल एवरेस्ट 26 टाइम। तो ये जो नेपाली शेरपा है ये 26वें बार इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह की है, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है, और ऐसा करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। दूसरे व्यक्ति क्यों? पहले व्यक्ति कौन है? तो पहले हैं कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा जो हैं उन्होंने ऑलरेडी 26 टाइम माउंट एवरेस्ट को फतह किया है, और भी सेकेंड नंबर के नेपाली शेरपा बन गए हैं जिनका नाम है पसांग दावा शेरपा, या फिर पा दावा शेरपा भी इन्हें कहा जाता है। इन्होंने 14 मई को स्केल किया था माउंट एवरेस्ट, और 26 टाइम माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं, और ये सेकेंड पर्सन ऐसे बन गए हैं। इन्होंने इस समिट को हंगेरियन क्लाइंबर्स के साथ अचीव किया। इन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कब की थी? 1998 में, 1998 में। उसके बाद ये हर साल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ते हैं, ठीक है। 1953 में एडमंड हिलेरियन द तेंजिंग नॉर्गे ये पहले क्लाइंबर थे जिन्होंने समिट किया था कहाँ पे? माउंट एवरेस्ट में। ओके, चलिए अगले पर्सन है यहाँ पर एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। इन्हें डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। तो डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गए हैं? एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बन गए हैं। इन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है, 3300 आवर्स फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, फाइटर को चलाने का, ट्रेनिंग और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को उड़ाने का भी इनको एक्सपीरियंस है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे इंडियन जो एक्सरसाइज होती है ना उसमें भी पार्टिसिपेट किया, जैसे कि रक्षक है, सेव्ड सागर है। इसलिए यहाँ पे आशुतोष दीक्षित जी को डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ बनाया गया है। ओके, चलिए अगली पर्सन के बारे में बात करते हैं, वेदांता ग्रुप के बारे में। तो वेदांता अपॉइंट सोनल श्रीवास्तव एज इट्स न्यू सीएफओ। सीएफओ क्या होते हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होते हैं। तो वेदांता लिमिटेड के द्वारा सोनल श्रीवास्तव को नया सीएफओ अपॉइंट किया गया है, और इनका जो काम शुरू होगा, इनका टेन्योर जो शुरू होगा वो 1 जून से शुरू होगा। 1 जून से इनका कार्यभार शुरू होगा। अगर मैं वेदांता ग्रुप के बारे में बात करूं तो वेदांता ग्रुप जो है वो एक मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। कौन सी कंपनी है? माइनिंग कंपनी है जो कि आयरन ओर, गोल्ड और एल्यूमिनियम की माइनिंग करती है, और इनका जो एरिया है वो गोवा, कर्नाटका, राजस्थान एंड ओडिशा है। चेयरमैन वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल है। वेदांता ग्रुप 1965 में बना था। मुंबई में इसका हेड ऑफिस है, और द्वारिका प्रसाद अग्रवाल इसके फाउंडर हैं। तो ये वेदांता ग्रुप के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं, ये है सुमित मुखर्जी। और सुमित मुखर्जी जो है वो एक रेलवे एम्प्लॉय है। ये कोलकाता मेट्रो में एज अ एम्प्लॉय काम करते हैं, ठीक है। और ये अभी लाहौर गए हुए थे ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप लाहौर पाकिस्तान में पार्टिसिपेट करने, और इन्होंने वहां पे जाके गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। सुमित मुखर्जी विंस गोल्ड एट बी फेम चैंपियन इन लाहौर। बी फेम का मतलब है यहाँ पे ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया एंड मिडिल ईस्ट चैंपियनशिप जो कि लाहौर पाकिस्तान में हुई थी। इसमें सुमित मुखर्जी जो कि एक मेट्रो एम्प्लॉय है फ्रॉम कोलकाता, इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे हासिल किया है।
यहाँ पे 5 डिफरेंट कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था अलग अलग कैटेगरी में। टोटल यहाँ पे 4 कैटेगरी थी, ओपन, वीमेंस, मिक्स्ड एंड सीनियर। तो सुमित ने यहाँ पे जो गोल्ड जीता है वो ओपन कैटेगरी में जीता है और ये चैंपियनशिप जो है वो 5 मई से लेकर 13 मई तक हुई थी। अब इस चैंपियनशिप को जीतने के बाद, गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद ये क्वालिफाई कर गए हैं किसके लिए? वर्ल्ड ब्रिज चैंपियनशिप 2023 जो कि मोरक्को में होगी अगस्त में, तो उसके लिए क्वालिफाई कर गए हैं। अब यहाँ पे सुमित मुखर्जी हैं, इसके पहले इन्होंने ब्रोंज मेडल भी जीता था 2018 में, 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में, एंड 4th एशियन कप ब्रिज चैंपियनशिप भी इन्होंने जीती थी जकार्ता 2022 में। तो आपको सुमित मुखर्जी का नाम याद रखना है। तो यहाँ पे पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन के बारे में बताया गया कि 1972 में पाकिस्तान ब्रिज एसोसिएशन बना था और 1993 में इसका नाम चेंज करके पाकिस्तान ब्रिज फेडरेशन कर दिया था। ठीक है, कराची में इसका हेड ऑफिस मिल जाएगा और खुर्शीद हैदी जो है इसके आपको प्रेसिडेंट मिल जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसको लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट्स आए हैं अबाउट द आर्बिट्रेशन 1988 से लेकर 2022 तक, तो उन पूरे जजमेंट को यहाँ पे 3 अलग अलग वॉल्यूम में कलेक्ट किया गया है और इन तीनों वॉल्यूम को लिखा किसने है? मनोज कुमार ने। और इसके जो फॉरवर्ड लिखे हुए हैं वो श्री आर वेंकटरमणी ने लिखे हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक किसने लिखी है? डॉक्टर मनोज कुमार जी के द्वारा लिखी है। इसके अलावा इन्होंने इस वॉल्यूम्स में आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 को भी इस बुक्स में कवर किया है। ओके, नेक्स्ट है 13th इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल टूर्नामेंट 2023। तो यहाँ पे 13वां एडिशन अभी रिसेंटली कंक्लूड हुआ है इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल टूर्नामेंट का। ठीक है, ये 13वां हॉकी कौन सा था? ये 13वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप थी और फाइनल जो खेला गया था वो हॉकी हरियाणा और हॉकी झारखंड की टीम के बीच में खेला गया था, जिसमें हॉकी हरियाणा की टीम जीत गई है, 1st नंबर पे आई, और हॉकी झारखंड की टीम जो है वो 2nd नंबर पे है। 3rd नंबर पे आपको एसोसिएशन ऑफ ओडिशा की टीम दिखेगी जिसने डिफीट किसको किया है? उत्तर प्रदेश की टीम को किया है। यहाँ पे जो फाइनल मैच खेला गया था वो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में खेला गया था। ठीक है, तो ये 13th एडिशन था हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेन नेशनल चैंपियनशिप का, जिसको जीता है हरियाणा हॉकी टीम ने। डन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अच्छा, ये मार्शल आर्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे मार्शल आर्ट का नाम है गटका। क्या मार्शल आर्ट का नाम है ये? गटका। तो पहला क्वेश्चन बनेगा गटका क्या है? तो गटका एक मार्शल आर्ट है। कहाँ का है ये? तो पंजाब का। कहाँ का है ये मार्शल आर्ट? तो पंजाब का है। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि जो आपके 37th नंबर के नेशनल गेम्स होने हैं, 37th नंबर के जो आपके नेशनल गेम्स होने हैं उसमें मार्शल आर्ट गटका को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। 37th नंबर के नेशनल गेम्स कहाँ पर होने हैं? तो आंसर हो जाएगा गोवा में होने हैं। तो सारी बातें मैंने यहीं पे कवर कर दी हैं, देख लेते हैं फिर भी। गटका मार्शल आर्ट टू फीचर इन 37th नेशनल गेम्स। गटका एक पंजाब बेस्ड मार्शल आर्ट है जिसको 2023 के नेशनल गेम्स में फीचर किया जाएगा और ये जो 2023 के नेशनल गेम्स है वो गोवा में आयोजित किए जाएंगे और प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल गटका एसोसिएशन ऑफ इंडिया कौन है? हरजीत सिंह ग्रेवाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे, ये एकनाथ शिंदे जी हैं, हम सभी को पता है, और ये मुख्यमंत्री हैं फिलहाल महाराष्ट्र के। ठीक है, और यहाँ पे जो रोड आपको दिख रही है ये है मुंबई कोस्टल रोड। इस मुंबई कोस्टल रोड का नाम चेंज कर दिया गया है और नाम रख दिया गया है छत्रपति संभाजी महाराज। तो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे जी के द्वारा रिसेंटली कोस्टल रोड इन मुंबई इसका नाम चेंज करके छत्रपति संभाजी महाराज रख दिया है, क्योंकि रिसेंटली 366 नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई छत्रपति संभाजी महाराज की फॉर द फर्स्ट टाइम गेटवे ऑफ इंडिया पे। और इसके अलावा एकनाथ शिंदे जी के द्वारा ये भी अनाउंसमेंट किया गया है कि छत्रपति संभाजी महाराज का एक बहुत बड़ा स्टैचू इस कोस्टल हाईवे पे बनाया जाएगा। तो हमने देख लिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर रमेश बैस है। ऑफिशियल एनिमल अगर बात करते हैं, स्टेट एनिमल आप बोल सकते हैं, तो इंडियन जाइंट स्क्विरल है। काफ़ी बहुत अच्छी दिखाई देती है ये, मैंने इसे एक बार ही देखा है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा इसको देख के। और ऑफिशियल डांस है लावनी। ठीक है, नेक्स्ट बात, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल ऑनर गौरी विथ अ बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड। तो ये गौरी एक क्या है? एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि हमारे आर्टिकल नंबर 19 मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस के फ्रीडम के बारे में बात करती है। तो ये गौरी लंकेश जो थी वो एक जर्नलिस्ट थी, एक एक्टिविस्ट थी गौरी लंकेश, और इनकी हत्या कर दी गई थी 2017 में बेंगलुरु में इनके घर के सामने। तो इसलिए इन पर ही एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है जिसका नाम है गौरी।
और इसका डायरेक्टर कौन है? इसको डायरेक्टेड किया है कविता लंकेश ने, और इसी डॉक्यूमेंट्री ने जीता है बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड एट द साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल 2023। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम कांस फिल्म फेस्टिवल के बारे में। रिसेंटली मैंने आपको बताया भी था कि कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत होने वाली है, तो शुरुआत हो गई है फ्रांस में। ये 76 नंबर का एडिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है भारत की तरफ से भी कोई ना कोई तो गया होगा, बिल्कुल। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन यहाँ पे इंडियन डेलीगेट्स को लीड कर रहा है और 12 दिन के चलने वाले इस इवेंट में पार्टिसिपेट हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो पवेलियन तैयार किया गया है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा तैयार किया गया है, जिसकी थीम क्या है? शोकेसिंग इंडियाज क्रिएटिव इकोनॉमी। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। विच कंट्री इज नाउ इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री सर्वे। तो वाणिज्य मंत्रालय के सर्वे के अनुसार कौन सा देश अब भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? एक्सपोर्टर बन गया, तो आंसर हो जाएगा नेदरलैंड। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है यूएसए, यूएसए के बाद यूएई है, और थर्ड नंबर पे अब आ गया है नेदरलैंड। तो नेदरलैंड के साथ जो हमारा एक्सपोर्ट पिछले कुछ समय में है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 48% हमारा जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ हुआ है। 2022-23 में हमने $18.52 बिलियन का यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, जबकि हमने 2021-22 में $12.5 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो डायरेक्टर हैं जनरल अजय शाही, उनका कहना है कि नेदरलैंड एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है यूरोप में, क्योंकि उसके पास वाटरवेज है, कनेक्टिविटी है, पोर्ट कनेक्टिविटी, रेलवे एंड रोड्स भी, जिसके कारण एक्सपोर्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमम इन्होंने एविएशन टर्बाइन फ्यूल और डीजल हमने अपने देश से एक्सपोर्ट किया है, किसे? नेदरलैंड को। तो नेदरलैंड थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। फर्स्ट नंबर पे यूएसए, सेकंड नंबर पे यूएई एंड थर्ड नंबर पे कौन हो जाएगा? नीदरलैंड हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बार्सिलोना। बार्सिलोना ने 27th ला लीगा टाइटल अपने नाम कर लिया है और 4 सालों के बाद इनकी पहली विक्ट्री है। ठीक है, तो बार्सिलोना ने ला लीगा टाइटल अपने नाम कर लिया है, इस बात को याद रखना है। ओके, नेक्स्ट बात कर लें। मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, जो कि एनवायरनमेंट मिनिस्टर है ना, पर्यावरण मंत्रालय को संभालते हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है मेरी लाइफ या फिर माय लाइफ। एप्लीकेशन को लॉन्च किया है कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। नई दिल्ली में इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये इंस्पायर है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के कॉन्सेप्ट लाइफ। लाइफ मतलब क्या है? लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट से, जिसको इंट्रोड्यूस किया था COP26 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। इस एप्लीकेशन में बेसिकली यंग पीपल्स को स्पेशली यहाँ पे बोला जा रहा है कि सिटीजन्स की क्या पावर होती है, स्पेशली यूथ की क्या पावर होती है, वो छोटा छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके भी अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर मिशन लाइफ के बारे में बात करें तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2022 में केवड़िया, गुजरात से। क्लियर? नेक्स्ट बात करेंगे पहल एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम की शुरुआत की गई है फॉर द रूरल चिल्ड्रंस। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों के लिए एक ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो ये जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, उनके द्वारा ऑनलाइन रूरल एजुकेशन प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है गवर्नमेंट यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर लखनऊ में। बेसिकली इस पूरे प्रोग्राम को तैयार किया है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और IIT कानपुर में। इसमें जो अर्बन एरिया और रूरल एरिया मतलब शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच में जो एजुकेशन गैप आता है, जो डिफरेंसेस आते हैं, उनको यहाँ पे सॉल्व करना और ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये इस पहल का मकसद है। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे इनको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। उनको साइंस, मैथ्स जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट जो हैं वो यहाँ पे पढ़ाए जाएंगे ऑनलाइन तरीके से, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? पहल। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम मॉडल प्रिजन एक्ट 2023। अब यहाँ पे समझिएगा, यूनियन होम मिनिस्टर मतलब अमित शाह जी के द्वारा मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 को फाइनलाइज किया गया है। यहाँ पे बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि जो 130 साल पुराना 130 ईयर्स ओल्ड हमारा जो कैदियों के लिए जो एक्ट चला आ रहा है ब्रिटिश एरा से, हमें उसे रिवाइज करना है, रिव्यू करने की ज़रूरत है। और आज की जो आइडियोलॉजी है, आज की जो ज़रूरत है, जो टेक्नोलॉजी नीड है, जो हमारे कैदियों की शिकायतें हैं, हम उन्हें रिजॉल्व करेंगे, हम उन्हें फास्ट ट्रैक ट्रायल देंगे जिससे बहुत जल्दी केसेस को रिजॉल्व हो सके। तो आज का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से हमें अपने इस प्रिजन एक्ट को अमेंड करने की ज़रूरत है। इसलिए यहाँ पर ये पूरा का पूरा काम
ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को दे दिया गया था और कहा गया था ये जो प्रिजन एक्ट 1894 चला आ रहा है ना, इसको आप अमेंड करो और आज की ज़रूरत के हिसाब से एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करो। और ये ड्राफ्ट जो है वो फाइनलाइज कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। इस मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 का क्या एम था? इम्प्रूविंग प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो जेल में प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको इम्प्रूव करना है। कैदियों की जो कंडीशन है, हालत है, उसको इम्प्रूव करना है। प्रिजन्स के जो प्रिजनर्स हैं उनके जो राइट्स हैं, जो कैदियों के राइट्स होते हैं, है ना, उनके बारे में बात हो रही है। उनको अगर रिहैब करना है, उनको फिर से सोसाइटी में रीइंट्रोड्यूस करना है तो क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कौन सी टेक्नोलॉजी हमें यूज़ करनी चाहिए, है ना, वो सारे मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन किया गया। या फिर ये भी डिस्कशन किया गया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कोई व्यक्ति अगर कैदी तो उसके लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वुमेन्स के लिए क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और लगातार आपने देखा है कि जेल में गैंग वॉर शुरू हो जाती है, दो ग्रुप्स आपस में लड़ लेते हैं और कई सारे मर्डर हो जाते हैं, तो किस तरीके से कैदियों को सेपरेट रखा जा सकता है। तो ऐसे कई सारे मुद्दों पे डिस्कशन करते हुए ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया है किसने? ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ने। और इसको फाइनलाइज किसने किया है? यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा इसको तैयार किया गया है, मतलब फाइनलाइज किया गया है। इसमें काफ़ी कुछ डिस्कशन जो है वो स्टेट प्रिजन अथॉरिटीज़ और एक्सपर्ट्स के साथ यहाँ पर किया गया और बाद में फिर यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट यहाँ पे किए गए हैं। क्लियर है? तो अमेंडमेंट आपको क्लियर हो चुके होंगे क्या अमेंडमेंट है यहाँ पे, किस तरीके से आप जो कैदी हैं उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल सेंटेंस प्लानिंग क्या है, सिक्योरिटी क्या है ना, अगर शिकायतें हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, एक प्रिजन डेवलपमेंट बोर्ड बनाने की बात की जा रही है ना, इन लोगों के राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो वीमेन प्रिजनर्स हैं, जो कैदी हैं महिलाएं, उनके हितों के बारे में, उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था अलग होनी चाहिए, ट्रांसजेंडर के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए, वो सारा डिस्कशन इस ड्राफ्ट में किया गया है। इसके पहले के बारे में बात करते तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसको लीड कर रही थी जस्टिस अमृता रॉय, अब रिटायर हो चुकी हैं, और इन्होंने भी कुछ रिकमेंडेशन किए थे जैसे कि स्पीडी ट्रायल के लिए, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लॉयर फॉर प्रिजनर्स, जो कैदी होते हैं उनके लिए लॉयर की संख्या इंक्रीज करने के लिए, सेटिंग अप द स्पीड फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर द ऑफेंसेस। ठीक है, तो ये सारी बातें पहले भी रिकमेंड की जा चुकी हैं और इनको भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आई थिंक यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अमृता रॉय जी की जो कमेटी बनाई थी वो इसी प्रिजन एक्ट को अमेंड करने के लिए, रिकमेंडेशन देने के लिए तैयार की गई थी। तो ये कुछ बातें यहाँ पे कही गई हैं। अंत में बात करेंगे शॉर्ट न्यूज़ के बारे में। सबसे पहली बात है ड्यूरोफ्लेक्स। ड्यूरोफ्लेक्स एक क्वालिटी स्लीपिंग प्रमोट करने के लिए, एक हेल्दी मिशन को प्रमोट करने के लिए विराट कोहली को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ड्यूरोफ्लेक्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। नेक्स्ट है पहली डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट भुवनेश्वर से दुबई की शुरुआत हुई है। भुवनेश्वर से दुबई के बीच में अब डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट चलेगी। इसके अलावा भारत बाहर हो गया है सुधीर मन कप बैडमिंटन टूर्नामेंट से। तो यहाँ पे क्वेश्चन केवल इतना है कि ये सुधीर मन कप का रिलेशन किससे है? तो ये बैडमिंटन से है क्योंकि भारत तो बाहर हो गया है। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो आज हमने पढ़ लिया कि मनोज सोनी जी के द्वारा यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ ली गई है। 82 नंबर के ग्रैंड मास्टर तेलंगाना के प्रणीत भूपाला बन गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सीसीआई के चेयरमैन रवनीत कौर को अपॉइंट किया गया है। पासांग दावा शेरपा इस सेकेंड नेपाली शेरपा बन गए हैं जिन्होंने 26 टाइम जो है वो माउंट एवरेस्ट पे समिट की है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी को डिप्टी चीफ बनाया गया है एयर स्टाफ का। सीएफओ वेदांता ग्रुप की सोनल श्रीवास्तव को बनाया गया है। सुमित मुखर्जी ने गोल्ड मेडल हासिल किया है लाहौर पाकिस्तान में बीफेम चैंपियनशिप में। सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया है जिसके ऑथर हैं डॉक्टर मनोज कुमार। नेक्स्ट है 13th नंबर की इंडियन हॉकी सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप कंप्लीट हुई है और हरियाणा की टीम यहाँ पे जीती है। 37 नंबर के नेशनल गेम जो कि गोवा में होने हैं वहाँ पर मार्शल आर्ट गटका को फीचर किया जाएगा। कोस्टल रोड मुंबई में नाम चेंज करके इसका नाम छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पे रख गया है। साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मॉन्ट्रियल में गौरी द बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड दिया गया है। 76 नंबर के कांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत फ्रांस में हो गई है। 12 दिन चलने वाला इवेंट है। नीदरलैंड जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ डेस्टिनेशन बन गया है यूएसए और यूएई के बाद। नेक्स्ट है बार्सिलोना ने 27th ला लीगा टाइटल अपने नाम कर लिया है। जो हमारा एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, उन्होंने मेरी लाइफ एप्लीकेशन को लॉन्च किया है लाइफ मिशन से इंस्पायर होके। नेक्स्ट है ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम पहल की शुरुआत की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो ये आज हमने कुछ करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस किया था, वो मैंने आपको हेडलाइंस के फॉर्म में बता दिया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। 100 डेज 100 पे कैंपेन की शुरुआत किसने की है? तो किसने की है? ये आरबीआई ने की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये कैंपेन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूएस सीनेट के द्वारा एम्बेसडर एट लार्ज फॉर ग्लोबल इश्यूज किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा गीता राव गुप्ता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट हैज़ वॉन द सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड। तो सागर श्रेष्ठ सम्मान अवार्ड किसे दिया गया है? कोचीन पोर्ट को दिया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक कब सेलिब्रेट किया गया? तो आंसर हो जाएगा 15 मई से लेकर 21 मई तक इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे। सीबीआई के डायरेक्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2 years किसे बनाया गया है? अनीश दयाल सिंह, सुजॉय लाल थाउसेन, M.A. गणपति या फिर प्रवीण सूद। तो जो भी सही आंसर होगा वो आप हमें कमेंट में बताइएगा, साथ ही साथ बताइएगा कैसा लगा आपको आज का सेशन। बाकी सारे अपडेट के लिए जुड़े रहिए परचम क्लासेस के साथ। इसके अलावा हिस्ट्री की प्लेलिस्ट तैयार है जहां पे लगभग 10 वीडियो अभी तक अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप टू द पॉइंट हिस्ट्री की सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।